अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ, और मेरे साथ मेरे दोस्त और कोची डॉक्टर उस्मान काजी साहब। ये इन्वेस्टमेंट के मामले में मेरे से कोचिंग लेते हैं, होटलिंग में तो ये मुझे कोचिंग दे सकते हैं। माशाल्लाह, ही इज़ अ वेरी सीजन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन। ही इज़ रनिंग प्रेजेंटली 2 होटल्स इन इस्लामाबाद। एक सोफिटेल होटल है और एक होटल वन की फ्रेंचाइज है इनके पास इस्लामाबाद में। और वो आप लोग उसे विजिट भी कर सकते हैं और आप लोग डॉक्टर साहब को मिल भी सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, वेलकम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आज शुरू में डॉक्टर साहब को भी मुबारक देना चाहूँगा, पूरे पाकिस्तान को मुबारक देना चाहूँगा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ना सिर्फ जो जंग है वो ख़त्म हुई है, बल्कि पाकिस्तान जो है उसने उसे अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, कामयाबी दी है। और जो इसके ख़िलाफ़ बोलते थे, कोई भी बंदा, कोई एक इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो जो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ या अपने मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ बोलता है, उसको बिहेव करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। और अब आप जिस इदारे की बात हमेशा लोग करते थे, उस इदारे ने अपनी इज़्ज़त भी, पाकिस्तान का वक़ार भी बुलंद किया है। अपने होने की वजह भी मेरा ख्याल है बड़े क्लियर वर्ड्स में आपको समझाई है। और हम जो जो रातें सुकून से अपने घर में एसी चला के कमरों में सोते रहे हैं, वो इसीलिए थे कि हमारे मुहाफ़िज़ जो हैं, अब असल मुहाफ़िज़ तो अल्लाह है, लेकिन ज़मीन पर अल्लाह ने वो जिम्मेदारी जिन्हें सौंपी हुई है, सिपा सलार को सौंपी हुई है या पाकिस्तान की अफवाज को पहुंची जो सौंपी हुई है, उन्होंने वो जाग रहे थे, वो पहरा दे रहे थे और हम अपने घरों में आराम से सो रहे थे। तो हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, हमें उनके बारे में पॉजिटिव बोलना चाहिए और हमें अच्छी बात कहनी चाहिए। तो सबसे पहले तो सारे पाकिस्तान को मुबारकबाद, जो भी पॉलिटिकल सेटअप उस वक्त था उसको मुबारकबाद, लेकिन अबव ऑल सेबा सलार साहब को, जनाब आसिम मुनीर साहब को बहुत बहुत मुबारक हो कि अल्लाह ने उनको ये इज़्ज़त बख्शी है, उनके ज़रिए उनके मुल्क को ये अच्छा काम करवाया है। क्यों डॉक्टर साहब, आप भी बड़े खुश होंगे इस पे तो। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। देखें, ये तो बड़ा ज़रूरी था। हाँ और जी। ये हमारी मुल्क की सालमियत की बात थी, और स्पेशली जब जुल्म किया गया और बच्चों को शहीद किया गया, औरतों को शहीद जी। किया गया, जी। और एक झूठ गढ़ा गया कि ये जो चीज़ हुई है ये इसलिए हुई है कि वहाँ पे कोई दहशतगर्द थे खुदा न खास्ता। जी। जी। तो उस झूठी कहानी को भी साबित करना था कि झूठ है, नहीं, और उसका वो तो जवाब देना भी बड़ा ज़रूरी था। वो तो डॉक्टर साहब बहाना है ना। अगर वो हाँ असल में जी। हुआ ये है कि वो ताकत के गरूर में उनका ये ख्याल था कि हम इस पोजीशन में नहीं है कि उनसे फाइट कर पाएंगे, और उन्होंने बहाना बनाया है, वरना ना तो उसका कोई एविडेंस है उनके पास। इस तरह तो पाकिस्तान में तो ये, मैं तो पहले भी लोगों को कह चुका हूँ कि हमने कम लाशें उठाई हैं कराची में, एपीएस में, अभी बलूचिस्तान में ताज़ा कार्रवाई और होती ही रहती है, और उन सब में कोई ना कोई बैरूनी हाथ हैं, और वो मोस्ट प्रोबेबली उसी मुल्क का हाथ है जो सबसे ज़्यादा इस वक्त बातें करता है कि जी टेररिज्म के ख़िलाफ़ हम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो टेररिज्म जो है वो खुद करते हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, चूंकि हम ऐसी चीज़ नहीं चाहते, तो हम कहते हैं कि हम अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को बेहतर करें और उसको रोकें। तो सबसे पहली तो बात यह है कि उन्होंने ना तो कोई एविडेंस, पहले तो वेट ही नहीं किया 8 7 8 दिन के अंदर। तो वॉलेट चोरी की तफ्तीश नहीं हो सकती। इंटरनेशनल कम्युनिटी को उन्होंने ऑन बोर्ड नहीं लिया, किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन नहीं की, किसी किस्म का कोई प्रूफ प्रोवाइड नहीं किया कि बाहर से कोई बंदा आया या बाहर से फंड्स ही आए हैं या कोई चीज़ आई है। और वो तो उन्होंने बहाना बनाया था कि जी हम इनको एक बार वो जो घुस घुस के मारने का शौक था वो घुसा लिया उन्होंने एक बार। मेरा ख्याल है दोबारा ना ही घुसें, और घुसाएं तो वो बेहतर है, ताकि उधर भी अच्छे लोग हैं वो अपना कारोबार करें। अच्छा, ये तो होगी खुशी की खबर। एक थोड़ी सी खबर जो है वो मैं चाहता हूं कि हम इस पॉइंट को भी हाईलाइट करें। हम वतन प्रस्त हैं, वतन से हमें बेतहाशा मोहब्बत है, लेकिन आप ये देखें कि हमें स्ट्राइक का जवाब देने से पहले भी $1 बिलियन की जब हमें आईएमएफ से अप्रूवल मिली, तो उसी दिन नेक्स्ट मॉर्निंग हमने अल्लाह का नाम लेके जवाब दिया। तो इसका मतलब ये है, अब देखें, ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी है उनको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान की सालमियत को कोई खतरा नहीं है। लेकिन अब हमने इसको इम्प्रूव करना है कि हमारा जो दुश्मन है या पूरी दुनिया है, वो हमें कोई भिखारी कहता है, कोई हमें कुछ कहता है, कोई हमें कुछ कहता है। तो इसमें मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं अपने मुल्क के खिलाफ या अपने लोगों के खिलाफ को बात को मैं एक्सेप्ट करूँ, लेकिन इसमें वीकनेस का वर्ड मैं ज़रूर इस्तेमाल करूँगा कि फाइनेंशियल वीकनेस, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, फाइनेंशियल वीकनेस है।
जिसको कि दूर करना है ना, अगर कोई कमजोरी है तो उसको दूर कर लेंगे तो वो भी ताकत बन जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं मैसेज गवर्नमेंट को देना चाहूँगा, सिपा सलार साहब को देना चाहूँगा और जितने भी लोग थे कि जब चाइना ने आपको इतने मुश्किल वक्त में आपका दोस्ती आपकी निभाई है, तो ये फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर तो कोई मसला ही नहीं है। अगर आप थोड़ी सी अपनी इंडस्ट्री को रिवैम्प करें, थोड़ी सी इंडस्ट्री में उनको कहें कि वो इन्वेस्ट डालें, इक्विटी डालें, यानी वो शेयर होल्डिंग डालें, पाक चीन कुछ मंसूबे लगें, अगर वो आपके वाकई सच्चे दोस्त हैं तो, और जो कि हैं, जिसमें हमें कोई शक नहीं है। मुझे लगता है हमारी साइड से वीकनेस है, हम लोग इनिशिएटिव नहीं लेते कि हम उन्हें इनवाइट करें, उन्हें रिक्वेस्ट करें कि वो आएँ और मिलकर जो है वो मंसूबे लगाएं। उसमें उनको हमें अगर कुछ मराहत भी देनी पड़े, उसमें कुछ उन्हें हमें फेवर्स भी देनी पड़े उस इंडस्ट्री को, तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट तो पाकिस्तान को ही मिलेगी ना। और अगर मिलकर कोई एक्सपोर्ट की सूरत बन जाती है चीज़ों की, तो वो भी डॉलर का इनफ्लो मुल्क में आएगा, रोजगार आएगी। अभी जैसे आप, मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो जो आपके जो पायलट्स हैं उनको मैं देख रहा था टीवी प्रोग्राम के, चाइना ने उन्हें इनवाइट किया है कि हमारे पायलट्स को ट्रेन करें। यानी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस हमारी एयरफोर्स ने दी है, ये न्यूज़ चैनल पे एंकर मुबशर लुकमान साहब ब्रेक कर रहे थे न्यूज़ कि उन्होंने पाकिस्तान की जो एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उनको इनवाइट किया है कि हमारे जो नए पायलट्स हैं उनको ट्रेन करें, JF-17 और आगे फिर जो भी उनकी 35 और 10 जो डिफरेंट मॉडल्स हैं। तो अब ह्यूमन रिसोर्स तो अच्छा है, फिर कमी कहाँ पे है? कमी ये है कि हमें सिस्टम्स को इम्प्रूव करना है, हमें अपने मुल्क को मजबूत करना है। और मैं ये बात लोगों को कह कह कर अपने लेवल पे पैगाम दे देकर थक चुका हूँ कि जब तक आप फाइनेंशियली अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, ना तो आप वीज़ों में, पासपोर्ट में अपनी सहूलत जो है वो हासिल कर पाएंगे, और ना ही आपको ये जो लोग आपको ऐसी बात बोलते हैं, ऐसी बात कहते हैं, ये लोग फिर तभी बाज आएंगे कि जब आप फाइनेंशियली अपने आप को मजबूत करेंगे। ये थोड़े से फिगर मैं देना चाहूंगा कि मार्केट लॉस जो इंडिया को हुआ है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं नेट पे जाके, $83 बिलियन का तो सिर्फ स्टॉक मार्केट की इन टर्म्स ऑफ जो आप कहते हैं कैपिटलाइजेशन उनकी कम हुई है। लेकिन इसके साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि उनकी 83 बिलियन हुई है, हमारी टोटल मार्केट की कैपिटलाइजेशन ही 49 बिलियन है। यानी कितनी बड़ी इकोनॉमी के साथ हम डील कर रहे हैं। उनके $686 बिलियन के रिजर्व हैं। तकरीबन इस जंग में उनको 300-400 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जो वो जब चीज़ें अपनी मरम्मत करने निकलेंगे तो पता चलेगा, ठीक है ना जी। लेकिन हम लोग जो हैं, हमारे पास टोटल रिजर्व सारे भी मिला लें तो 15 बिलियन से नीचे हैं। अब अगर हम 10 गुना भी कर लें तो हमारे पास 150 तो होने चाहिए ना 686 के मुकाबले में हमारे पास। तो ये वो एरियाज हैं कि जिन पर हमें फतह की सेलिब्रेशन के साथ हमें काम भी करना चाहिए। और आज का हमारा जो सेशन है, हमारी जो चीज़ है, ये डॉक्टर साहब के साथ इसीलिए है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तान के अंदर लोग हमें अप्रोच करते हैं और मैं उन्हें समझाता हूँ कि बेमकसद प्रॉपर्टीज़ मत खरीदो। जाके जंगलों में आप फाइलें खरीदोगे, उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। अगर आपने फाइलें लेनी है, अगर आपने प्रॉपर्टी करनी है, तो कोई बामकसद अव्वल तो कारोबारों में पैसा लगाओ, बिजनेसेस को बनाओ। तो इनमें से होटलिंग भी एक बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस है, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। डॉक्टर साहब चूँकि खुद होटल चला रहे हैं और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और ये कुछ बड़े वेंचर्स भी कर रहे हैं। फिर इनकी सोफिटेल जो कंपनी है वो सेल्स और मैनेजमेंट सपोर्ट भी देती है, फ्रेंचाइज भी मॉडल पर भी काम करती है, लेकिन बगैर इंटरफेरेंस के, कि ये अपनी स्टैंडर्ड जो हैं वो जो है उनको मेंटेन रखना इनकी मजबूरी अपने नाम के लिए। तो ये मैं पहले आपको 4 ऑप्शंस बता दूंगा, उसके बाद आप मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब फिर वजाहत भी कर दें और मेरे को क्लैरिटी के लिए सवाल होगा। एक ऑप्शन नंबर 1 है कि कोई इंसान नया होटल बनाना चाहता है या गेस्ट हाउस बनाना चाहता है, वो जिस शहर में बनाना चाहता है, जहाँ बनाना चाहता है, वो रब्ता करे, मुझसे रब्ता करे। मैं उनको बताऊंगा कि किस तरह से उन्होंने प्रपोजल अपनी करनी है, और फिर वो ये जो है पार्टनरशिप में भी काम हो सकता है और फ्रेंचाइज मॉडल में भी हो सकता है। तो पहली ऑप्शन ये है कि मेरे पास सरमाया है, 1 करोड़ है, 4 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, जो भी सरमाया है मेरे पास, या मेरे एक कंसोर्शियम है, फैमिली के पास पैसा है। आज तो आप एक नाल का घर बेचे तो 7-8 करोड़ का तो वही है। तो इतने पैसों से आप एक स्टार्ट बड़ा अच्छा ले सकते हैं, जिससे आपको माकूल आमदन आएगी।
अच्छी फिजिबिलिटी बनेगी। नंबर 2 के ऊपर है कि किसी किस्म का गेस्ट हाउस है, लेकिन वो आप 18 कमरे ज़हन में रखें अगर आपने सिंगल ओनरशिप भी है, कि मिनिमम 18 रूम्स हों। और वो यूं भी होता है कि 2 या 3 प्रॉपर्टीज़ आप एक ही इलाके के अंदर आप हायर कर लेते हैं, एक लेन में कर लेते हैं, आसपास कर लेते हैं, तो वो मैनेजेबल हो जाता है अगर 18 कमरे हैं। तो वो दूसरी ऑप्शन ये है। तीसरी ऑप्शन ये है कि आपका ऑलरेडी होटल चल रहा है, लेकिन वो आपको मतलूबा नताइज नहीं दे रहा, आपको वो सक्सेस नहीं मिल रही अपने होटल में, और आप उसको रीवैम्प करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि यार मेरी मार्केटिंग बेहतर हो, मेरी रेवेन्यूज़ बेहतर आएँ, मैं किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो उसमें भी डॉक्टर साहब की जो कंपनी है, मैनेजमेंट कंपनी है, वो आपके साथ ऑब्वियसली पहले उसे असेस करेंगे। जैसे इंडियन इकोला मॉडल के ऊपर है कि वो, या बेस्ट वेस्टर्न होटल है कि एक मिनिमम वो आपको उसको अपलिफ्ट करते हैं और फिर वो आपके साथ नाम जोड़ते हैं और आपको मार्केटिंग और उसकी टेक्निक बनाते हैं, और ऑब्वियसली वो विजिट करने के बाद ही पता चलेगा। और फोर्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि अगर आपके पास कोई सरमाया है तो एक पब्लिक लिमिटेड अनलिस्टेड, लिस्टेड इसलिए नहीं क्योंकि जब प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है उसके बाद उसकी लिस्टिंग के ऑप्शन को देखा जा सकता है। तो पब्लिक लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी डॉक्टर साहब बना रहे हैं, बना चुके हैं, जिसमें वो डिफरेंट अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कर रहे हैं, एक से ज़्यादा होटल मुख्तलिफ लोकेशंस पे बना रहे हैं। तो उसमें आप शेयर होल्डर बन सकते हैं और उस सरमाए के बारे में आप, लेकिन कम अज़ कम अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया नहीं है तो फिर आप जो है आप क्वालिफाई नहीं करते इस काम के लिए। अगर आपके पास 1 करोड़ से ज़्यादा की सेविंग है, आप होटलिंग बिजनेस के अंदर आना चाहते हैं, तो आप बराए मेहरबानी जो है वो मुझसे आप सेशन ले सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं, उसमें मैं आपको क्लैरिटी दूंगा और डॉक्टर साहब से कनेक्ट कराऊंगा, और डॉक्टर साहब फिर आपको साथ लेकर चलेंगे टर्म्स एंड कंडीशन। लेकिन डॉक्टर साहब मैंने तो एक ओवरव्यू दे दिया है, अब इसमें जो कोई मेरे से मिसिंग हो गई है उसको आप काइंडली कवर कर दें। नहीं, आपने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कवर किया सब। और इसमें बस मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि बेसिकली हमारा जो सॉफिटल होटल लेके प्लान है वो एक्सपेंशन का है। और अभी हम ऑलरेडी एक्सपेंड कर रहे हैं। हमारा जो एक्सपेंशन का प्लान है इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू पाकिस्तान। हम चाहते हैं कि एक ऐसा ब्रांड बिल्ड करें जो कि एक इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड हो, और हम इसको ग्रेजुअली इंटरनेशनल मार्केट्स में भी लेके जाएं। तो जैसे आपने बात की ऑलरेडी कि अगर कोई साहब है जिनका होटल है, इफ इज दी होटल ओनर, और उनको वो मतलूबा नताइज नहीं मिल रहे हैं, अगर उनकी वो सेल नहीं है, अगर उनकी उस तरह से उनको फुटफॉल नहीं मिल रहा है, तो हम बेसिकली ऑपरेशंस को भी मैनेज करते हैं होटल के, और सेल्स को भी इम्प्रूव करते हैं, और उसकी मार्केटिंग को भी इम्प्रूव करती हैं, ताकि जो ओवरऑल उस बिल्डिंग का, उस होटल का जो पब्लिक इमेज है, जो उसका गुडविल है, वो भी बने। और आप और जो ओनर है, होटल ओनर है, उसको भी उसमें फायदा हो। फिर उसके अलावा अगर कोई शख्स ये समझता है, देखिए हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो प्रॉपर्टी में बड़ा बिलीव करती हैं, और वो कहते हैं कि यार हम पैसे लगा के तो कोई प्रॉपर्टी ले लें, कोई फाइल ले लें, जिसमें अमूमन उन बेचारों के साथ धोखा हो जाता है, क्योंकि वो खुद फिजिकली तो वो चीज़ को देख नहीं सकती हैं। तो वो किसी ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्ट कर देती हैं जिसका वजूद नहीं होता, या जिन्होंने ज़मीन नहीं खरीदी होती है, और वो फिर प्रॉब्लम्स में पड़ जाती हैं। तो इन लोगों के लिए सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो होटलिंग में इस तरह से है कि देखिए, एक तो आपने, होटल इज बेसिकली अ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। आपने उस रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, आपकी एक सॉलिड जगह पे इन्वेस्टमेंट चली गई, फिर उसके बाद आपको कैश फ्लो भी उसमें से आएगा। देखिए, डेट इन्वेस्टमेंट को भी तो आपने कुछ नहीं करना ना, जो आपकी एक जगह पैसा पड़ा हुआ है, बेशक वो स्लोली एंड ग्रेजुअली उसकी कीमत ऊपर जा रही है, लेकिन स्टिल यू नीड टू हैव सम कैश फ्लो। एंड बाइंग एनी प्रॉपर्टी विच हैज जीरो कैश फ्लो ऑन इट इज अ बैड इन्वेस्टमेंट। तो इसमें बेसिकली हम लोग रेंटल्स की सूरत में जो कैश फ्लो है डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जितने हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में, कि अगर कोई इन्वेस्टर्स हैं जो कि पूल इन करके आते हैं और हम कोई होटल का प्रोजेक्ट लेते हैं, तो जब वो होटल के ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं तो जो हमें उसमें से प्रॉफिट आता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और उसके प्रॉफिट को भी वो एंजॉय कर सकते हैं, और शेयर होल्डिंग भी उनके पास होती है। और इवन उनके पास ये भी फ्रीडम होती है कि अगर कोई भी शख्स ये समझे कि वो किसी भी स्टेज पे उस प्रोजेक्ट से निकलना चाहता है, तो वो अपना शेयर किसी और को बेच के उसमें से निकल सकता है। तो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर है, जो आपका आपका जो शौक है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का वो भी पूरा हो गया, क्योंकि आपने होटल के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया। आप प्राउडली उसको ओन भी कर सकती हैं, आप खुद भी आके रहें, आपको अच्छा लगेगा। अगर आप किसी मेहमान को कहेंगे कि यार मैं सॉफिटल होटल मेरे शेयर्स हैं,
और मैं इसमें शेयर होल्डर हूँ, तो आप प्राउडली इसको ऑन भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप कोई फाइल लेके फिर रहे हो और आप मिन्नत तरला कर रहे हो कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो बेहतर है कि आप ये होटल की तरफ आएं, और आप बड़ा इसको एंजॉय भी करेंगे, और आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी इसमें अच्छा होगा। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, बीइंग अ पर्सन फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, मेरी सारी ज़िंदगी स्टॉक मार्केट में गुजरी है। अमूमन लोगों को, कुछ लोग होते हैं जो हेसिडेंट होते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से, या उनको ये फियर होता है कि सर मैं रेगुलरली, आप तो एनालाइज कंपनियां कर लेते हैं, मैं रेगुलर बेस के ऊपर कंपनी एनालाइज नहीं कर सकता, और ये ना हो कि मैं जो पैसे लगाऊं वो कंपनी जो है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर नीचे हो जाए और मैं टाइमली उसमें से एग्जिट ना कर पाऊं, तो मुझे कोई ऐसा सोल्यूशन हो कि जो परमानेंट मेरा जो है कुछ पैसे का इंतजाम हो जाए। तो उस सूरत में ये भी एक फॉर्म, देखिए मैं लोगों को सारी ज़िंदगी यही समझाता रहा हूँ कि सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी देती है, वो भी कोई टच एंड गो बिजनेस नहीं है। तो आपके लिए ये ज़्यादा आसान है कि होटल का एक बिजनेस है उसको आप समझ भी लेंगे, उसमें आप एक लिमिटेड सरमायाकारी, आपको पता है कि जी ABC एरिया के ऊपर मेरा होटल है, वो होटल तो खड़ा है अपनी जगह पे, उसमें लोग आ जा भी रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी मुझे आ रहा है, और मैं बेच भी सकता हूँ, मेरे जो शेयर्स हैं या मेरी प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है मैं उसको फ़रोख्त भी कर सकता हूँ। तो वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा, वो कंपनी बंद नहीं हो रही, आप उसमें उसकी बैलेंस शीट को एनालाइज कर सकते हैं, मंथली अकाउंट्स तक आपकी एक्सेस है, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप उसको कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए, मैंने खुद, देखिए मेरा एक ही मिशन है, मैं वजह भी उसकी पहले मैंने शुरुआत जहाँ से की है, अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहब भी इस्टेब्लिश्ड है, मैं भी इस्टेब्लिश्ड हूँ, लेकिन उसके बावजूद हर इंसान को मज़ीद अचीवमेंट करने का शौक़ होता है अपनी ज़िंदगी में। वी आर नाउ ओनली वर्किंग फॉर आवर ग्रोथ। लेकिन अबव ऑल मैं किस लिए काम कर रहा हूँ कि मुझे अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत है, और मैंने इतने देखा है कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो गलत साइड के ऊपर जो है वो पंप एंड शो पर जोर है, और प्रॉपर बिजनेसेस बनाने पे जोर नहीं है। अब ये गरीब मुल्क है, इसमें 20 फॉर्चूनर रोज की लोग बेचते खरीदते हैं, पता है आपको डॉक्टर साहब, ये मैं फिगर एक्चुअल दे रहा हूँ, 20 फॉर्चूनर्स अ डे। अब आपकी 514 पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनियां या 550 कंपनियां हैं, ये एक दिन के पैसों से, इससे एक साल में तो 365 कंपनियां, अगर वही 20 बंदे इकट्ठे बैठ जाए एक टेबल पे, और वो कोई होटल बना ले, कोई कार असेंबली की प्लांट बना ले, कोई आप छोटा बड़ा ये टी शर्ट सीने का बना ले, कोई एक्सपोर्ट का बना ले, कोई ई कॉमर्स का स्टोर बना ले, तो ये तकरीबन मालियत जो है ये 30 करोड़ रुपए बनती है, 1 से 1.5 करोड़ रुपए के दरमियान फॉर्चूनर है। मैं सिर्फ अभी मैंने फॉर्चूनर की बात की है। अगर एक साल वो लोग कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन में ये बिजनेसेस खड़े कर लें, तो 365 कंपनियां ऐड हो जाएंगी मार्केट में। अगर वो लिस्ट नहीं भी कराते तो प्राइवेट लिमिटेड, और इमेजिन कितनी नौकरियां जनरेट होंगी और उनकी आने वाली नस्लें कितनी सुधरेंगी। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इनमें से 18 जो बंदे हैं रोज के, वो दोबारा फॉर्च्यूनर नहीं खरीद पाएंगे। एक बार उन्होंने कहीं से पैसे इकट्ठे करके शोबाजी करने के लिए गाड़ी खरीद ली, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। इफ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड टू शो पीपल हु डोंट केयर, सूनर और लेटर यू विल बिकम अ पुअर मैन। आपको जरूरत ही नहीं है उन गाड़ियों की। इसको रॉबर्ट क्यूसाकी इस तरह से कहता है कि मेरी बीवी मेरे पास आई और उसने कहा जी मैंने फलां गाड़ी लेनी है, तो मैंने कहा यार इतना जो फंड है इनको पहले फलां प्रॉपर्टी में या फलां चीज के अंदर इन्वेस्ट करो, उसकी मंथली रिटर्न इतनी आ जाएगी कि तुम्हारी गाड़ी का पे ऑफ हो जाएगा वहां पे, चूंकि ज्यादा मॉर्गेज पे एग्जैक्टली, चीजें लेते हैं। यानी कि तो जो नाउ एसेट है वो पे करेगा, आपकी नाउ जो यू विल एसेट है वो नाउ आपकी एक्सपेंस हाँ करेगा। जी, इफ यू फॉर 5 years यू आर, आप उधर से किराया कलेक्ट कर रहे हो और गाड़ी की किस्त दे रहे हो, तो 5 साल के बाद वो प्रॉपर्टी पूरी जिंदगी तुम्हें एसेट देती रहेगी। यानी एक था ना कि आपने अप फ्रंट जाके $1 million खर्च किया, या जो भी ये महंगी गाड़ियां, मैं उस पर नहीं बढ़ता, रोल्स रॉयस और दूसरी और तीसरी यहाँ पे $1 million से ऊपर ही बढ़ रही है, 40-40 करोड़ तक कहते हैं बढ़ रही है। तो वो आपने जाकर किसी अच्छे बिजनेस में किसी कंपनी के शेयर ले लिए, किसी अच्छे फंड में पैसा डाल दिया, किसी अच्छे कारोबार में डाल दिया, कोई रेंटेबल प्रॉपर्टी चीज ले ली। अब उसके रेंट से अगर आपका मॉर्गेज जा रहा है जो गाड़ी का है, गाड़ी की किस्त आसानी से पूरी हो रही है, तो 4-5 साल आपको ये लगेगा कि जी मुझे कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन आपकी गाड़ी भी आपकी है 5 साल बाद, और बिल्डिंग भी आपकी है। लेकिन अगर आज आप उस पैसे को लगा देंगे, तो अगर आप 10 करोड़ की गाड़ी लेंगे, तो वो गाड़ी 5 करोड़ की या 3 करोड़ की रह जाएगी,
और इन्फ्लेशन उसे खा जाएगी, या 10 करोड़ की जो वैल्यू है वो भी डिप्लीट हो जाएगी। अगर वो 10 की 10 भी, हम बड़े खुश होते हैं पाकिस्तान में कि जी गाड़ी ली थी मैंने 30 लाख की, आज भी 30, ओ भाई नहीं तो 70 की मिलती है अब वो 30 की देखिए, कहाँ रही। इसलिए हम कहते हैं जी, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि आप कैश फ्लोइंग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करें, होटल में जी इन्वेस्ट करें जहाँ से आपको कैश फ्लो है, आपको मंथली इनकम हो। जी ना कि आप एक डेट इन्वेस्टमेंट कर दें, गाड़ी लेके आप बैठ जाएं और आप समझें कि यार ये उतने की है, ये थोड़ी बढ़ गई। जी तो वो बेहतर है कि आप किसी बिजनेस में पैसा लगाएं। जी। एक तो उसमें बरकत भी है और साथ में आपको एक कैश फ्लो मिलेगा, एक आपको कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इनकम होगी जो कि आपको मंथली मिलेगी। ये डॉक्टर साहब मैंने सब्स्टिट्यूट लोगों को दिया है कि अगर स्टॉक मार्केट में वो डरते हैं, तो चलो यार एक प्रोजेक्ट को तो समझना इतना मुश्किल नहीं है। आप उस प्रोजेक्ट के अंदर अपने शेयर खरीदो और उसको समझो और उसका लगातार उसका प्रॉफिट कमाओ, उसका हिस्सा बनो, और होटलिंग में उसको एक्सपेंड करो। आप बाद में अपना होटल भी और बना सकते हो जब आपको एक्सपीरियंस बिल्कुल, एग्जैक्टली से मिल एग्जैक्टली। देखिए, जाता है। हमारे पास प्रॉपर टीम है, मैं खुद भी हूँ। हम लोगों को समझाएंगे जो हमारे साथ लोग आएंगे कि किस तरह से एक होटल का बिजनेस ऑपरेट होता है और उसमें क्या क्या लवाजमात हैं इसकी, और ईच एंड एवरीथिंग हम उनको उसमें सपोर्ट करेंगे और उनको एक आसानी उनके लिए मुहैया करेंगे, और उनको बड़ा अच्छा लगेगा कि यार वो इस चीज़ में कर रहे हैं इन्वेस्ट, जिसको वो समझ भी रहे हैं। एक बिजनेस है जो उनके सामने है, उनकी अपनी उसमें जो है सेव ही है, और एक प्रॉपर एक उसमें जो है एक बिजनेस है जो कि कैश हाँ जी, फ्लोइंग वो है, सामने और उनकी सॉलिड आंखों एसेट में नजर आता है ना। एक्चुअली हमें सामने तो आंखों खैर, में समझ। मुझे सीइंग तो इज बिलीविंग वाली। मुझे तो फर्टिलाइजर प्लांट भी नजर आते हैं, बैंक भी नजर आते हैं, लेकिन लोगों को नहीं नजर आते। वो कहते हैं जो कि मैं जाके वहाँ मैनेजमेंट में नहीं बैठा हुआ, इसलिए मैं कैसे मान लूँ मैं फलां बैंक में शेयर होल्डर हूँ। तो यहाँ पे आप जाकर उस प्रॉपर्टी के अंदर भी जा सकेंगे और आप उस प्रॉपर्टी को देख भी सकते हैं। उसके अकाउंट्स हर महीने आपको आ रहे हैं, आपको ओनरशिप का जो है एहसास होगा। और इसमें एक ऑप्शन जैसे मैंने बताई कि फुल्ली भी आप बनाना चाहते हैं, आप अपना बनाना चाहते हैं, फैमिली ओन बिजनेस बनाना चाहते हैं और सिर्फ कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, और आप ब्रांड भी नहीं लेना चाहते सोफिटेल का, तो भी आप कंसल्टेंसी लेकर अपना एक इंडिविजुअल बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा आपको ये होगा कि एक एक्सपीरियंस्ड सीजन बंदे को जब आप साथ रखते हैं, आप मैनेजमेंट फ्रेंचाइज ले लेते हैं तो आपकी सारी हेडेक खत्म हो जाती है। आपने सिर्फ ट्रांसपेरेंसी को देखना है, और ऑटो ऑटो पे आपको एक एक्सपीरियंस बंदा और उसकी गाइडेंस आपको मिल रही है। सो मेरा ख्याल है कि हमने सारी ऑप्शन आपके सामने खोल के रख दी हैं। डॉक्टर साहब कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो ज़रूर ऐड करें, तो उसके बाद फिर हम आपसे इजाज़त लेंगे दुआओं में, और आपको एक ही मैसेज आखिर में देंगे कि इन्वेस्ट करो भाई, अपने अपने काम में इन्वेस्ट कर लो। खुद कोई छोटा सा कारखाना लगा लो, कोई फैक्ट्री लगा लो, कोई ई कॉमर्स की शॉप बना लो। मैं ये डॉक्टर साहब को हैंड ओवर करने से पहले थोड़ी सी फिगर्स आपको बता दूं कि पाकिस्तान में 15 लाख नई मोटरसाइकिलें हर साल बिकती हैं। ये पुरानी अभी मैंने गिनी नहीं है, पुरानी भी तो बिकती है ना। आपकी 1.5 लाख गाड़ी तकरीबन पाकिस्तान में बनती है। अब तो 50 लाख से कम को गाड़ी नहीं, 42 लाख की तो गालबन कहते हैं सुजुकी हो गई है, और 50-60 हज़ार गाड़ी जो है वो जापान से आती है। तो लेकिन आपके जब फिगर्स हम देखते हैं इंडस्ट्री के और इन चीज़ों के और मैन्युफैक्चरिंग के और ई कॉमर्स के और बिजनेसेस के, तो वो इतने एक्सपैंड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अयाश प्रस्त हैं। वो पैसा यू यू ओवर स्पेंड इन मैरिजेस, शादियों पर बेतहाशा पैसा आप लगाते हैं, गैर जरूरी प्रॉपर्टियों पे लगाते हैं कि काम ना करना पड़े। अब ये प्रॉपर्टियां जो आप बेमकसद प्रॉपर्टी बनाएंगे, ये अगले 10 साल ना तो बिकेगी ना आपको कोई प्रॉफिट देगी। जो बामकसद प्रॉपर्टी है, वो कोई होटल है, कोई चलती हुई दुकान है, कोई चलता हुआ कारोबार है, वो उसमें इजाफा भी होगा, वो इन्फ्लेशन को भी कवर करेगा। तो अब आप अगर ये समझ रहे हैं ना कि बल्क कॉन्टिनेंटल होटल तो जी वो तो बड़ा अच्छा जी, उसने तो प्रॉपर्टी से कमाया, उसने प्रॉपर्टी से नहीं कमाया, उसने बिजनेस से कमाया है। अगर आशवानी साहब ने जंगलों में जाके वो तीतर पटेर का शिकार तो शायद खेल पाते हैं, अगर उन्होंने 50 किलोमीटर लाहौर से दूर किसी स्कीम में पैसे डाले होते तो वो गर्क हो गए होते। ये जो पीसी आपको चलता हुआ नजर आ रहा है, वारी आपको चलता हुआ नजर आ रहा है, हॉलीडे नजर आ रहा है, मैरियट नजर आ रहा है, ये इसलिए है कि ये प्रॉपर्टी तो बढ़ रही है, क्योंकि भाई आप बाहर जाके काउंट करो कितनी गाड़ी अंदर जा रही है, कितनी बार आ रही है। कॉन्टिन्यूसली लोग उसका मुस्तफीद हो रहे हैं, वो कुएं लगे हुए हैं। दीज आर बिजनेसेस। इसीलिए मैं स्टॉक मार्केट की भी बात करता हूँ यार, स्टॉक में नहीं आना, प्राइवेट बिजनेस अपने बना लो, और बिजनेस बनाओगे तो मुल्क तरक्की करेगा और आप तरक्की करोगे। फॉर्च्यूनर ले लोगे, अब्बा की जायदाद में 1.5 करोड़ मिला है, एक बार फॉर्च्यूनर ले लोगे,
बाद में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होंगे। मैंने यहाँ लोगों को देखा है भाईजान, 5 लाख का मोबाइल हाथ में पकड़ा होता है, 500 रुपए का बैलेंस नहीं होता, दूसरे से बोरो करके फोन कर रहे होते हैं, कॉल कर रहे होते हैं। भाई तुम्हें जरूरत नहीं है उसकी, बिजनेस बनाओगे तो हर साल मोबाइल आएगा। सर ओवर टू यू फॉर फाइनल जी फाइनल वर्ड। जी, बिल्कुल। देखिए, मैं यहाँ पे मैसेज देना चाहूँगा अपने उन पाकिस्तानी भाइयों को जो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। चलिए, अगर आपको बहुत शौक है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का, ज़रूर करें, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें। आप अगर होटल में इन्वेस्ट करती हैं तो आपको उसमें से कैश फ्लो आएगा, और आप थोड़ा सा इसका भी टेस्ट ले लें। और आई एम श्योर कि जब आप इस तरफ आएंगे तो आपको इसी तरफ का ये जो है चस्का पड़ जाएगा। मैं आपको बताऊं कि मेरी अपनी भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं इस्लामाबाद में, लेकिन अब मैंने कभी भी उनको रेंट आउट नहीं किया है। उनमें मैं होटल्स का बिजनेस करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो कारोबार में एक बरकत है और जो उसमें आपको सीखने का मिलता है, समझने को मिलता है, वो किसी और चीज़ में नहीं है। तो जो हमारे लोगों का यहाँ पे चस्का है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का और डेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने का, वो उस चीज़ से थोड़ा बाहर निकलना होगा। और जैसे अभी आपने कहा कि फॉर्च्यूनर्स और ये बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदना, आप ज़रूरत की हद तक ज़रूर लें, हर शख्स को एंजॉय करने का राइट है, लेकिन एक लिमिट में रह के। और ज़्यादातर हमें हमारी कोशिश एज अ कॉम ये होनी चाहिए कि हम लोग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, कोई ना कोई बिजनेस स्टैब्लिश करें, कोई ना कोई कंपनी स्टैब्लिश करें, ताकि हमारी इकोनॉमी ओवरऑल इम्प्रूव होगी तो हमारी दुनिया में भी इज्जत होगी। जैसे आपने अभी अपनी इस शुरू में आपने कहा था कि हम, क्योंकि जो जितनी भी फ्यूचर जंगी होनी है आपकी इकोनॉमी भी होनी है। और बिल्कुल सही। अगर आपकी इकोनॉमी स्टेबल होगी, वो किस तरह से स्टेबल होगी, जब आपका अपना जो पाकिस्तानी है वो इन्वेस्ट करेगा बिजनेसेस खड़े करेगा और मेहनत करेगा। ना कि लोग जिस तरह से हमारे सोचते हैं कि बैंक्स में पैसे रखवा दो और वहां से सूद का पैसा आएगा वो खाओ, और फिर उसके अलावा डेट प्रॉपर्टीज लेके रख लो और कुछ अरसे बाद बेच दो। अब तो गवर्नमेंट भी इस पर डिस्करेज कर रही है कि आप सर डेट मैं इन्वेस्टमेंट्स ना थोड़ा करें। सा आपकी इजाज़त से या आपको रेंटेबल प्रॉपर्टी की तरह हकीकत बयान कर दूं। देखें, होटल में तो आपका कमरा रोज सुबह चेक होता है ना, जब चेकआउट करते हैं तो आपने डिपॉजिट दिया होता है, वो देखते हैं टेलीफोन तो नहीं तोड़ा, फ्रिज तो नहीं तोड़ा, जो आपकी ब्रेकेज है वो आपके एग्जैक्टली, अकाउंट में से मेंटेन सेटल रहती है होनी है। प्रॉपर्टी, अच्छा, मेंटेन आप जब रहती है। रेंट पे प्रॉपर्टी देते हैं, भाई रेंटल इनकम मैंने कई बार लोगों को कैलकुलेट करके दी है, 4% से ज्यादा नहीं वो बनती, खर्चे निकाल के, प्रॉपर्टी टैक्स निकाल के। दूसरी 10%, 8%, 9% तो किराएदार तोड़ देता है चीजें। आपके बाथरूम का वॉश वॉश बेसिन टूटा हुआ होगा, अगर एक आदमी 3 साल रह कर गया है ना घर में, आपकी अलमारियां टूटी हुई होंगी, आपके फर्श खराब किए हुए होंगे, झरीटें डली होंगी, पेंट्स तबाह हुए होंगे, आप फैंसी हैंडल 10,000 रुपए का हैंडल लगाएंगे दरवाजे को, वो क्रैक हुआ होगा, उस पर स्क्रैचेस पड़े होंगे, उस वो आपको दोबारा जब आप उसको रीडू करोगे, जितना आपने किराया दिया होगा, ट्रस्ट में उससे ज्यादा पैसे आपके ऊपर लगेंगे उस प्रॉपर्टी को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए, रेंट करने के लिए। प्रॉपर्टी रेंट इज द डम्बेस्ट थिंग टू डू इन पाकिस्तान। और ये बहुत, और उसके अलावा फिर जो लिटिगेशन और कब्जे और लड़ाइयाँ और झगड़े और किराएदार जो है वो किराया देना बंद कर देता है और फिर आप हाथ जोड़ के उसे बाहर निकालते हैं, वो मामला एक अलहदा है। तो डॉक्टर साहब एक अक्लमंद आदमी है, इसलिए वो प्रॉपर्टी अपनी रेंट पे नहीं देते हैं कि उनको सामने नजर आता है कि लॉस है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये जरा एक फर्क चीज़ है। ये शॉर्ट टर्म लीज जो होती है वो आपकी एयरबीएनबी पे भी कामयाब हो जाती है कि जी ठीक है, 48 घंटे, 72 घंटे, 90 घंटे के बाद बंदा बाहर जा रहा है, टूटपाजी चेक हो रही है, सिक्योरिटी चेक हो रही है, और उसके साथ साफ देर एंड देर हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म, आपसे झूठ बोल दीजिए, आप वीडियो बनाएंगे, आप ऐसे ही घर वो देंगे, भाई वो क्यों देगा जब वो जा रहा है, वो अपना सामान उठाए, मुझे आप बताएं आप क्या कानूनी कार्रवाई कर लेंगे अगर वो सामान अपना उठाए वहां से रातों रात शिफ्ट हो जाए। किराया दिया हुआ उसने, आखिरी किराया वो आपको दे दे, आपके पास क्या कानूनी हैसियत है कि आप उससे डिस्कस करें या उसे रोकें। सामने जाकर वो प्रॉपर्टी किराए पे ले लेता है और वो वहां चला जाता है और कहता है जी मुझे नहीं पसंद, और ये आपका आखिरी किराया, ये लो पकड़ो और जाओ, ये तुम्हारी चाबियां हैं। तो ये अच्छा कहने इसमें, की बातें होती हैं, प्रॉपर्टी डीलरों की मीठी मीठी बातें जो होती हैं कि जी वीडियो बना लें, सब कुछ ऐसे ही देगा, भाई वो तोड़ के आपको नई चीजें लगा के देगा, कभी भी नहीं देगा। कभी भी ऐसा नहीं होता। बातों में जो मर्जी आप करी जाएं, अगले के साथ कहानियां दास्तान आप डिस्कस कर लें, लिख लें, लेकिन वो प्रैक्टिकली नहीं होता। सो रेंटिंग अ प्रॉपर्टी इज नॉट अ वाइज डिसीजन। आप अपना पैसा भी ब्लॉक करोगे और उसको रिस्क पे भी डालोगे अपनी प्रॉपर्टी।
डॉक्टर साहब, अगर आप डिसएग्री करते हैं तो मुझे ज़रूर एजुकेट करें, आप माशाल्लाह नहीं, इमाम आपने भाई बिल्कुल हैं। ठीक किया, आपने वही बात कर दी जो कि मैं अभी इसी तरह से करता हूँ। ऑब्वियसली ये एक फैक्ट है कि अगर आप प्रॉपर्टी रेंट पे देंगे तो उसमें वेयर एंड टेयर भी ज्यादा आएगा। अगर आप खुद उसको उसमें को होटल रन करते हैं तो आपकी अपनी अंडर होती है प्रॉपर्टी, और आप उसकी मेंटेनेंस भी सर टाइम के आप साथ तो साथ करवा बेडशीट सकते हो, तक जो चेक आपके करते ऊपर। हैं, तकिए तक चेक करते एग्जैक्टली। हैं कि तकिया फाड़ दे को बचा या स्क्रैच लगा दे, तो आप उसके पैसे काटते हैं होटल वाले कि भाई देखिए, ये आपके खराब ऊपर कर दिया कंपल्शन आपने। है, आपके ऊपर जी कंपल्शन है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखना जी है, वरना वो कमरा जो आपका रेंट आउट नहीं होगा। जी कोई भी जो आपका गेस्ट आएगा, क्लाइंट आएगा, वो उस रूम को नहीं लेगा, तो ये तो आप पे जो है एक बाइंडिंग हो जाता है कि यू हैव जी टू जी मेंटेन योर रूम। जी। तो इसमें एक आखिरी पॉइंट मैं ये लोगों के लिए ऐड करना चाहूंगा कि क्योंकि जवाद साहब मेरे मेंटोर भी हैं, और इन्हीं के इसरार पे मैंने ये जज़ाकल्लाह। फैसला किया कि ठीक है कि इस चीज़ में हमें लोगों को ऐड करना चाहिए, वरना हमारी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम लोगों से कहें कि यार हमें पैसे दो। हम तो खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह। अरेंज कर रहे थे, और हमारे दोस्त भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं जो कि खुद ही कहते हैं कि यार हम इन्वेस्ट करते हैं। और 10 मिलियन की अमाउंट जो है ये बड़ी एक एंट्री लेवल अमाउंट है, ये भी इसलिए मैंने जवाद साहब से डिस्कस करके किया क्योंकि हमारे लोग बाज जो कि जिनके पास इतने पैसे नहीं होते, तो उनका हम एक कंसोर्शियम करा देंगे, या अपने साथ हम उनको ऐड कर लिया करेंगे कि यार आप आ जाओ इतने पैसे लेके, और उसी की लाइकवाइज आपको जो है आपका प्रॉफिट मिल जाए। तो ये सिर्फ लोगों को इनकरेज करने के लिए, वरना कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। और जवाद साहब के जो है मैंने उनकी, क्योंकि मैं फिर दोबारा कहूँ मेरे मेंटोर हैं, और उनके जज़ाकल्लाह कहने पे खैर सर। मैंने जो है। सर इसमें मेरा सिर्फ इतना इंटरेस्ट है, हजारों लोगों को मैं मिला हूँ, मैंने देखा है जो ओवरसीज गल्फ में पूरी जिंदगी जवानी गाल देते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, जहाज में उतरते हैं और उनके हाथों में कुछ भी नहीं होता। ये दो नंबर किस्म की प्रॉपर्टीज होती हैं, ना वो बिकती हैं और ना उनकी फिर फैमिली में कोई इज्जत या वैल्यू रहती है। और मैंने इतने लोगों को इस तरह से धक्के खाते हुए देखा है। तो मेरी ये सारी कोशिशों का मकसद ही ये है कि यार आप वाइजली अल्लाह ताला खैर बांटें, ताकि इस जहां में भी और अगले जहां में भी हमारे लिए भी चीज़ें जो हैं वो आसान हो और लोगों को फ़ायदा हो, मुल्क को फ़ायदा हो। पॉजिटिविटी जो है उसको अपने तक नहीं रखना चाहिए। तो जनाब खुश रहें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम एंड एवरीथिंग। आप याद रखें, पाकिस्तान को ग्रो करें, अपनी फैमिलीज़ को ग्रो करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।